वेलकम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि अभिक्रियाएं आई थी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। दो प्रकार की अभिक्रियाएं आ रही थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले नाभिकीय विखंडन को पढ़ा था। नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन थी कि जब एक कोई भारी नाभिक होता है या बड़ा नाभिक वो हल्के नाभिकों के अंदर टूट रहा है, दो या दो से अधिक नाभिकों के अंदर, तो वो अभिक्रिया जो थी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया थी। तो बच्चों नाभिकीय विखंडन भी दो प्रकार की थी। एक थी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक थी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो हमने नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को देखा था कि जिसके अंदर जो ऊर्जा होती है अभिक्रिया के अंदर उसको नियंत्रित किया जा सकता था, वो थी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। फिर जो कि हमने देखा परमाणु भट्टी या फिर नाभिकीय भट्टी के अंदर काम में आ रही थी। और फिर आती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो अब हम देखेंगे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। इसके अंदर तो हम अभिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं ऊर्जा को, वो तो थी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और फिर थी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि इसके अंदर हम अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे हम देखें इसको कि एक यूरेनियम है हमारे पास, इसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन गिराया। न्यूट्रॉन गिराने पर इसका यूरेनियम का विखंडन होगा तो नए 3 न्यूट्रॉनों का निर्माण हो जाता है। तो नए 3 न्यूट्रॉनों का निर्माण हुआ, फिर ये न्यूट्रॉन जो आगे फिर यूरेनियम के ऊपर गिरेगा, ये भी यूरेनियम के ऊपर गिरेगा और ये भी यूरेनियम के ऊपर आपतित होगा। तो इस यूरेनियम के ऊपर आपतित होगा तो फिर ये नए 3 न्यूट्रॉनों का निर्माण करेगा और ये भी 3 नए न्यूट्रॉनों का निर्माण करेगा और ये भी नए 3 न्यूट्रॉनों का निर्माण करता जाएगा। और इसके बाद देखें हम लोग तो एक न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम के गिरेगा तो ये भी नई 3 का। तो इसी प्रकार से लगातार जो है अभिक्रिया चलती जा रही है। तो ये देखें तो ये थी प्रथम पीढ़ी और ये थी द्वितीय पीढ़ी और जो आगे वाली आ रही है वो है तृतीय पीढ़ी, ये होगी तृतीय पीढ़ी। तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक नई पीढ़ी के अंदर बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है कि एक न्यूट्रॉन जो था वो हमने आपतित करवाया किसके ऊपर, यूरेनियम के ऊपर। यूरेनियम के ऊपर बच्चों हमने आपतित करवाया तो यूरेनियम का विखंडन हुआ और यूरेनियम का विखंडन हुआ तो नए 3 न्यूट्रॉनों का निर्माण हो रहा है। एक न्यूट्रॉन आपतित करवाया और यूरेनियम 2 नए आगे नाभिकों में विखंडित हो रहा तो वहां से 2 न्यूट्रॉन आए, एक इसका, तो नए जो है बच्चों 3 न्यूट्रॉन बने। और ये जो 3 न्यूट्रॉन है आगे फिर यूरेनियम के ऊपर आपतित हुए तो आगे प्रत्येक जो यूरेनियम है आगे फिर से नए 3 न्यूट्रॉनों का जो है वो निर्माण कर पा रहा है। तो इस प्रकार से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कंटिन्यू जो है पीढ़ियों के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या के अंदर वृद्धि होती जा रही है, न्यूट्रॉनों की संख्या बच्चों बढ़ती जा रही है। तो फिर इससे क्या होगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, फिर वो यूरेनियम के ऊपर आपतित होते जा रहे हैं तो कंटिन्यू जो है ऊर्जा की अंदर भी वृद्धि होती जा रही है, ऊर्जा भी बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया बहुत आगे तक चलती जाएगी तो इसको बाद में इसकी ऊर्जा को नियंत्रित कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार की जो बच्चों अभिक्रिया होती है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। और इसका जो उपयोग होता है वो बच्चों कहाँ होता है, परमाणु बम के अंदर। जो एटम बम होता है उसके अंदर जो परमाणु बम है, एटम बम है, उसके अंदर अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया उपयोग में आती है, काम में ले जाती है। कि परमाणु बम होता है, एक बार उसका विस्फोट हो जाए तो हम उसको बाद में कंट्रोल में नहीं कर सकते। वो जितनी दूरी तक वो फैलना है, जो नुकसान होना वो होगा ही, उसको फिर किसी के बस में नहीं रहता कि उसको हम कंट्रोल कर पाए। तो यानी कि क्यों, क्योंकि उसके अंदर अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। लगातार न्यूट्रॉन नए बनते जाते हैं, यूरेनियम के ऊपर आपतित होते जाते हैं, जिससे लगातार विखंडन की प्रक्रिया चलती रहती है। इसी प्रकार से उसके ऊपर बाद में जो नियंत्रण होता है वो कर पाना मुश्किल हो जाता है। और इस प्रकार से जो है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती है जो कि परमाणु बम में यूज आती है, एटम बम के अंदर। फिर बच्चों हमने देखा था नाभिकीय विखंडन, एक फिर अभी हमने बताया कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन।
तो नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की थी। एक नंबर था नाभिकीय विखंडन और बच्चों 2 नंबर था वो था नाभिकीय संलयन। विखंडन के अंदर बच्चों हमने क्या देखा, विखंडन में देखा कि एक भारी नाभिक, एक बड़ा नाभिक हल्के नाभिकों के अंदर विखंडित हो रहा है, टूट रहा है, नए नाभिकों का निर्माण कर रहा है, तो बच्चों वो थी नाभिकीय विखंडन। फिर आती है नाभिकीय संलयन। विखंडन का मतलब टूटना, संलयन का मतलब होता है बच्चों जुड़ना। तो नाभिकीय संलयन का मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक यानी कि जो हल्के नाभिक होते हैं, हल्के नाभिक मिलकर के एक बड़े एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, तो वो बच्चों नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और जब एक बड़ा नाभिक टूट रहा है तो वो बच्चों नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। विखंडन में नाभिक टूटता है, नए नाभिकों का निर्माण करता है, और जो संलयन होता है, जो हल्के नाभिक होते हैं बच्चों वो जुड़ करके एक भारी नाभिक, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जो कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का यूज होता है। ये होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जो नाभिकीय संलयन के अंदर क्या था कि जो नाभिक होते हैं, छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो वह नाभिकीय संलयन। विखंडन में बड़ा नाभिक टूट करके छोटे नाभिकों का निर्माण कर रहा है, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया थी। फिर आता है सूर्य व तारों में, सूर्य व तारों में नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य और तारों में यानी कि सूर्य और जो तारे होते हैं, इनके अंदर जो ऊर्जा का जनन होता है, जो ऊर्जा होती है, वो ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के कारण ही होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। जो सूर्य है और जो सन है और जो स्टार्स हैं, इनके अंदर जो ऊर्जा जो जनरेट होती है, जो ऊर्जा का जनन होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के कारण, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के कारण ही ऐसा होता है। तो जो ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं सूर्य और तारों के अंदर जो नाभिकीय संलयन होता है, इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर के एक हीलियम नाभिक का जो है निर्माण करते हैं, तथा इसी प्रकार से इनसे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो फिर हम इसके अंदर देखते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, पीपी चक्र, जिसे हम प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र भी कहते हैं। पीपी मीन्स प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, पीपी चक्र कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 1H1 और 1H1 को लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बना, एक 1H2 बन गया प्लस, यानी कि नीचे 1 और 1, नीचे भी 2 और ऊपर भी 2 है, तो बैलेंस करते इक्वेशन को, नीचे 1 और ऊपर 2 पूरा हो गया, प्लस में एक बीटा कण जो है इससे निकल चुका है, तो नीचे देखें 1 और 1, 2 और ऊपर 2 और 0 यानी कि 2, तो बैलेंस हुई। प्लस में जो है इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि इस पर बीटा उत्सर्जन हो रहा है, जिसमें परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक जो नंबर होता है वो कम ज़्यादा हो सकता है, बट एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता। ये हम पढ़ करके आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि हमने 1H1 और एक 1H2 लिया है, तो नीचे बनता है 2 और ऊपर बनता है 3, तो 2He3 बन जाएगा। 2 हीलियम का होता तो हीलियम बन गया 2He3, तो यानी कि हीलियम का निर्माण हो गया है, प्लस में ऊर्जा भी कुछ मुक्त होगी। फिर हमने 2He, 2 हीलियम नाभिक लिए, 2He3 लिए, तो नीचे 4 हो गया और ऊपर 6 होता है, तो बैलेंस करते हैं 2He4, ऊपर 6 था तो ऊपर फिर इधर भी 6 करना है, नीचे 4 करना है, 2 और 2 हाइड्रोजन निकले, तो 2 और 2 4, और ऊपर 4 और 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया तो 6। तो इसी प्रकार से ये बैलेंस इक्वेशन और ऊर्जा मुक्त होती है। और इस अभिक्रिया के अंदर प्रोसेस में अप्रोक्स 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होती है वो मुक्त होती है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है इस। तो यानी कि सूर्य और तारों के अंदर नाभिकीय जो संलयन होता है वो अभिक्रिया होती है, यानी कि ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है इनके अंदर, जिससे ऊर्जा का जो जनन होता है और ऊर्जा इनसे मुक्त होती है, प्राप्त होती है। तो यानी कि 2 हाइड्रोजन को लिया 1H1 को, तो यहाँ पर तो बन गया 1H2 बना, और प्लस में एक बीटा कण निकला, और साथ में क्या हुआ, ऊर्जा का जो है मुक्त हुई है, ऊर्जा उत्सर्जन हुआ है। तो अपने पास बैलेंस किया तो नीचे 2 और ऊपर 4 है, तो 1 और 1 2 और अपने पास ऊपर 2 है तो 2 बैलेंस हो इक्वेशन। फिर 1H2 2 हमने लिए कण लिए, तो ऊपर तो 3 बढ़ना चाहिए और नीचे 2 बढ़ना चाहिए, 2H3 प्लस में जो है इससे कुछ ऊर्जा मुक्त हो जाती है। फिर हमने 2He3 2 ये एलिमेंट लिए, तो नीचे 4 और ऊपर 6 है, तो 2He4, तो नीचे जो है 2 बन गया और 2 हाइड्रोजन निकले, तो 2 और 2 4, 2 हाइड्रोजन का 2 और 4 इसका 6, प्लस ऊर्जा निकली कितनी, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा है इस सूर्य और तारों के अंदर
ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है, और सूर्य और तारों के अंदर जो है ये प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर है। हमने देखा इतनी ऊर्जा जो है इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रक्रिया के अंदर जो है वो मुक्त हो पा रही है।